इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का यह अपमानजनक प्रसंग समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करें, परंतु उसके वैधानिकता का नकाब फाड़ देना आवश्यक है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वह इस असेंबली के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि हम देश की जनता की ओर से सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवादों के दमनकारी कानूनों को और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में यह कदम उठा रहे हैं। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके। हम मानव रक्त के बहाने और अपनी विवशता के लिए दुखी हैं, लेकिन क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने के लिए क्रांति में कुछ न कुछ रक्तपात अनिवार्य है। इनकलाब जिंदाबाद। हस्ताक्षर बलराम, कमांडर इन चीफ। बम के फटते ही सरकारी अफसर अपनी अपनी मेजों के नीचे छिप गए थे। सर जेम्स क्रॉरर, जो उस समय गृह मेंबर थे, मेज के नीचे छिप गए थे, परंतु पंडित मोतीलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसी सदस्य अपने अपने स्थानों पर वैसे ही बैठे रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू के अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट थिरक रही थी। भगत सिंह और दत्त वहीं पकड़ लिए गए और पंडित चंद्रशेखर आजाद अपने अन्य साथियों के साथ 5-5 मिनट के पश्चात वहां से बाहर चले गए। भगत सिंह और दत्त दोनों पर मुकदमा चलाया गया। उन दोनों ने भरसक क्रांतिकारी दल के उद्देश्यों का प्रचार करने का प्रयत्न किया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। जनवरी सन 1930 को जब भगत सिंह तथा दत्त की अपील हाईकोर्ट लाहौर में हुई तो भगत सिंह ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा था, हमें जो दंड दिया गया है उसके विषय में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें यदि कोई आपत्ति है तो हत्यारे कहे जाने पर। क्रांति का विरोध करने वाले लोग केवल बम, रिवॉल्वर, तलवार और रक्तपात को ही क्रांति का नाम दे देते हैं, परंतु क्रांति इतने में ही सीमित नहीं है। यह सब क्रांति के उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उनके उपयोग के पीछे होती है समाज की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति बदलने की जन भावना। हमारी आज की परिस्थितियों में क्रांति का उद्देश्य कुछ व्यक्तियों का रक्तपात करना मात्र नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रथा को समाप्त करना और इस देश के भविष्य के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करना। यह तो विदित है कि भगत सिंह तथा दत्त ने अपनी इच्छा से असेंबली में जाकर बम फेंका था। यदि वे चाहते तो उनको घटनास्थल से बाहर निकाल ले जाने की व्यवस्था भी थी, परंतु उन्होंने तो एक उद्देश्य को लेकर अपनी आहुति देने का निश्चय किया था। वह उद्देश्य था जनता के सम्मुख क्रांतिकारियों का बलिदानी रूप उजागर करना, उनमें जागृति उत्पन्न करना, क्रांतिकारी दल के प्रति सहानुभूति प्राप्त करना और ब्रिटिश सरकार तथा उनके पिट्ठुओं को यह डंके की चोट पर बताना कि क्रांतिकारी केवल मारपीट में ही विश्वास नहीं रखते, वे तो एक विशेष उद्देश्य को लेकर हथेलियों पर अपनी जान रखकर आगे बढ़ते जाते हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के समक्ष झुकने वाले नहीं हैं। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिससे कि क्रांतिकारी दल के उद्देश्यों के प्रचार करने का उनको एक और मौका मिल गया। उन्होंने अपने आप को रिहा करवाने के लिए अपील नहीं की थी। असेंबली बम कांड के पश्चात भगत सिंह और दत्त के फोटो केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में वितरित किए गए थे। इससे जनता के हृदय में उनकी वीरता की झलक दृष्टिगोचर होने लगी थी। दोनों का नाम गर्व के साथ लिया जाने लगा था। नवयुवकों में भी नया जोश दृष्टिगोचर होने लगा था, किंतु इससे दल को विशेष आर्थिक लाभ नहीं मिला। आर्थिक दशा तो ज्यों की त्यों ही बनी रही थी। पूरे भारतवर्ष में भगत और दत्त के फोटो के प्रचार ने सरकार को चौकन्ना कर दिया था। प्रत्येक पुलिस एक्शन और धर पकड़ के पश्चात सरकारी सोचते थी कि क्रांति दल
का अंत हो गया, परंतु कुछ ही दिनों के पश्चात उनका यह भ्रम टूट जाता था। सैंडर्स की हत्या को पुलिस अभी सुलझा भी नहीं पाई थी कि असेंबली में फेंके गए बम कांड ने उनके होश पक्का कर दिए थे। पुलिस को संदेह था कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह का हाथ था। पुलिस के बयान के अनुसार भगत सिंह के पास से जो रिवॉल्वर असेंबली में बरामद किया गया था, पुलिस के विशेष जांचकर्ताओं ने बताया कि यही रिवॉल्वर सैंडर्स की हत्या के समय उपयोग में लाया गया था। क्रांतिकारी नंद किशोर निगम ने उक्त कथन की सत्यता के विषय में अनभिज्ञता जताई थी। उनका कथन था कि ऐसे विषमप्यान क्रांतिकारी ने कहा है। दत्त ने तो अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ही बताया था कि रिवॉल्वर या पिस्टल ना तो उसके पास था और न ही भगत सिंह के पास, जब उन दोनों ने खुद की गिरफ्तारी दी थी। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता उन दिनों भी जारी थी जब भगत सिंह और दत्त जेल में थे। वे तो लोहे के बने हुए थे। वे ऐसे आघात पहले भी सहन कर चुके थे। वे दल को यथाशक्ति शक्तिशाली बनाने के काम में जुटे हुए थे। लाहौर में सुखदेव, भगवती चरण, धनवंतरी और यशपाल तथा अनेकों अन्य साथियों के साथ बम का मसाला बनाने में जुटे हुए थे। दिल्ली में कैलाशपति लगभग 20 सदस्य बनाने में सफल होकर उनको शूटिंग का प्रशिक्षण दे रहे थे। काशीराम उसको पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा था। उत्तर प्रदेश को पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। वीरभद्र तिवारी संचालक थे। उन्हें मनीलाल अवस्थी, कैलाशनाथ, राजेंद्र दत्त निगम, रामचंद्र मुसद्दी आदि से पूर्ण सहयोग प्राप्त था। भानु प्रताप और पोदार मध्य भारत को संभाले हुए थे। उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र और सुरेंद्र पांडे, सालिग्राम शुक्ला, विजय कुमार सिन्हा, अजय कुमार घोष, सतगुरु दयाल अवस्थी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर दल के संगठन की जड़ें मजबूत कर रहे थे। अनेक नए सदस्य बना लिए गए थे। जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, उनके लिए सुरक्षित स्थानों का प्रबंध किया गया था और उनकी आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल व रिवॉल्वर दे दिए गए थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद हथियारों को एकत्रित करने में जुटे हुए थे और साथ ही उन्होंने दल के सदस्यों की शूटिंग अभ्यास का भी प्रबंध कर दिया था। बुलंदशहर जिले के नलगड़ा गांव में रामचंद्र शर्मा ने एक फार्म लिया हुआ था। वहां पर चंद्रशेखर आजाद स्वयं भी जाते थे और अन्य सदस्यों को भी शूटिंग का अभ्यास कराते थे। कानपुर में बमों के खोल बनाने की फैक्ट्री चालू थी। लाहौर में सुखदेव ने किला गुजर सिंह में एक कमरा किराए पर ले लिया था। वहां पिक्रिड एसिड बनाया जाता था। पिक्रिड एसिड पीला होता है और केवल हाथों को ही पीला नहीं कर देता, जहां से इसका धोया हुआ पानी बहता है उस स्थान को भी पीला कर देता है। उस कमरे से बाहर बहने वाली नाली पीली पड़ चुकी थी और उसमें से पिक्रिड एसिड की गंध भी आने लगी थी, परंतु इस ओर सुखदेव या किसी सदस्य का ध्यान नहीं गया तो केवल सीआईडी के जासूसों का। सीआईडी ने अप्रैल सन 1929 ईस्वी को एक दिन उस कमरे पर धावा बोल दिया। उस समय सुखदेव और जयगोपाल वहां मौजूद थे। दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पिक्रिड एसिड और उसके बनाने का सामान भी पकड़ लिया गया। इस तरह सीआईडी क्रांति दल का सुराग लगाने में सफल हो गई। सुखदेव और जयगोपाल को सीआईडी ने लाहौर किले की कोठरियों में बंद कर दिया। उनको अमानुषिक कष्ट देने प्रारंभ हो गए। दुर्भाग्यवश सुखदेव, जिसके एक ताना मारने से भगत सिंह ने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया था, स्वयं अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ कमजोर मन के क्रांतिकारी युवक जो पुलिस की पकड़ में आ गए थे, वे पुलिस के कष्टों को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने पुलिस को पंजाब क्रांतिकारी दल के सभी भेदों को उजागर करना शुरू कर दिया। केवल पंजाब के ही नहीं, जहां जहां के पते उन्हें मालूम थे वे पुलिस को बता दिए गए थे। पंजाब के तो लगभग सभी साथी पकड़ लिए गए, परंतु धनवंतरी, भगवती चरण, यशपाल, दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी दिल्ली आ जाने के कारण बच गए थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद उस समय झांसी में अड्डा जमाए हुए थे। उनका पता पकड़े गए क्रांतिकारियों को मालूम नहीं था।
इसलिए पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकी। कमजोर पड़े क्रांतिकारियों के बयानों पर फणींद्रनाथ घोष अपनी ससुराल कलकत्ता में पकड़ लिए गए थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे पुलिस को चकमा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।